5 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 5.1 के बेसिक्स समझेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डाटा का क्या मतलब होता है। आप इसे डाटा भी बोल सकते हैं और डाटा भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही हैं। अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। इसका यह मतलब है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को डाटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल की हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, अगर इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है तो इस इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहेंगे। यह मान लीजिए कि एक बुक शॉप है और उस बुक शॉप में डेली कितनी बुक सेल होती हैं, अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन भी डाटा होगी। या मान लीजिए कि आपकी क्लास में एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट में सभी स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आए हैं, अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो इसे भी हम डाटा कहेंगे। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे स्टूडेंट्स कि डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जिससे कि हम डाटा को आसानी से समझ सके और डाटा का अच्छे से यूज कर सके। तो सबसे पहले हम समझेंगे पिक्टोग्राफ के बारे में। पिक्टोग्राफ का क्या मतलब होता है। अ पिक्टोग्राफ इज अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डाटा बाय यूजिंग पिक्चर्स और सिंबल्स। इसका यह मतलब है कि पिक्टोग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें डाटा को पिक्चर्स या सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। पिक्टोग्राफ का ये एग्जाम्पल हमने आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया है। इस एग्जाम्पल में हमें एक कार शोरूम का डाटा पिक्टोग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है और यहाँ पर हमसे कहा गया है कि कार की जो एक पिक्चर है वो रिप्रेजेंट करती है 100 कार्स को, यानी कि अगर कार की एक पिक्चर दिखाई जाती है तो इसका मतलब है 100 कार्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कार की हाफ पिक्चर दिखाई जाती है, यानी कि अगर कार की आधी पिक्चर दिखाई जाती है तो इसका मतलब है 100 का हाफ, यानी कि कार की हाफ पिक्चर 50 को रिप्रेजेंट करती है। इस एग्जाम्पल में हमें पिक्टोग्राफ की मदद से यह दिखाया गया है कि एक कार शोरूम में जुलाई, अगस्त और सितंबर के मंथ्स में कितनी कितनी कार्स सेल हुई, कितनी कितनी कार्स बिकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुलाई के महीने में 250 कार्स बिकी, 100 प्लस 100 प्लस 50, यानी कि 250। अगस्त के महीने में 300 कार्स बिकी, 100, 100 एंड 100, यानी कि 300। सितंबर के महीने में कितनी कार्स बिकी, 100 प्लस 100 यानी कि 200 प्लस 100 यानी कि 300 प्लस 100 यानी कि 400। तो यहां पर हम लिखेंगे 400। तो इस एग्जांपल में हमने ये समझा स्टूडेंट्स कि पिक्टोग्राफ में सिंबल्स की मदद से या पिक्चर्स की मदद से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखेंगे बार ग्राफ क्या होता है। जब हम बार्स की मदद से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे ग्राफ को हम बार ग्राफ कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि बार ग्राफ में जो बार्स होते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। अब हम एग्जाम्पल की मदद से बार ग्राफ के बारे में समझेंगे। यहाँ पर हमें ये टेबल दी गई है जिसमें हमें ये डाटा दिया गया है कि कौन कौन से महीने में कितनी वॉचेज सोल्ड हुई, यानी कि कौन कौन से महीने में कितनी वॉचेज बिकी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई में 1000 वॉचेस बिकी, अगस्त में 1500 वॉचेस बिकी, सितंबर में 1500 वॉचेस बिकी, अक्टूबर में 2000 वॉचेस बिकी, नवंबर में 2500 वॉचेस बिकी और दिसंबर में 1500 वॉचेस बिकी। अब हम इस डाटा को बार ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये एक ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर पे सबसे पहले हम वाई एक्सिस बनाएंगे और एक्स एक्सिस बनाएंगे। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाई एक्सिस होती है और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस होती है।
एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे मंथ्स को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जुलाई, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि इतना गैप छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे अगस्त, फिर इतना गैप छोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे सितंबर, फिर ये गैप छोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे अक्टूबर, फिर ये गैप छोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे नवंबर, फिर ये गैप छोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे दिसंबर। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलते हैं इस पॉइंट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई काम कितनी बार हुआ। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि जुलाई में कितनी वॉचेस सोल्ड हुई 1000, अगस्त में कितनी वॉचेस सोल्ड हुई 1500, सितंबर में कितनी वॉचेस सोल्ड हुई 1500। तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने 500 का गैप लिया है। 0 के बाद हमने क्या लिखा 500, उसके बाद 1000, उसके बाद 1500, उसके बाद 2000 और उसके बाद 2500। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो है 2500, इसीलिए यहां पर हमने 2500 तक ही फ्रीक्वेंसी को शो किया है। और यहां पर हमने लिखा है नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, यानी कि वाई एक्सिस पर हम क्या दिखा रहे हैं कि कितनी वॉचेस सोल्ड हुई। आप अगर चाहें तो यहां पर फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। और यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पर हमने 500 का गैप लिया है। आप अगर चाहें तो यहां पर 1000 का गैप भी ले सकते हैं। जैसे कि 0 के बाद आप लिख सकते हैं 1000, उसके बाद 2000, उसके बाद 3000। फ्रीक्वेंसी में कितना गैप लेना है ये आपको खुद ही डिसाइड करना होता है। बस इतना याद रखिएगा कि यहां पर सेम गैप पर आपने ये फ्रीक्वेंसी लिखनी है। और अगर आपने 500 का गैप लिया है तो सभी फ्रीक्वेंसीज में 500 का ही गैप होना चाहिए। और अगर आपने 1000 का गैप लिया है तो सभी फ्रीक्वेंसीज में 1000 का ही गैप होना चाहिए। अब हम इस डेटा को बार्स की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। जुलाई के मंथ में कितनी वॉचेस सोल्ड हुई 1000। अब हम इसे यहां पर बार की मदद से दिखाएंगे। देखिए ये 1000 है, तो यहां पर हम 1000 तक ये लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे ही हम यहां पर भी 1000 तक ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इन दोनों को यहां पर ज्वाइन कर देंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये एक बार है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है और ये हमें ये दिखा रहा है कि जुलाई के मंथ में 1000 वॉचेस सोल्ड हुई। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगस्त के महीने में कितनी वॉचेस बिकी 1500। अब यहां पर हम इतना पार्ट ब्लैंक छोड़ देंगे और यहां पर हम 1500 तक ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 1500 यहां तक है, तो यहां तक ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहां पर भी 1500 तक ही ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को यहां पर ज्वाइन कर देंगे। ये बार हमें ये दिखा रहा है कि अगस्त के महीने में 1500 यानी कि 1500 वॉचेस सोल्ड हुई। सितंबर के मंथ में भी 1500 वॉचेस ही सोल्ड हुई। तो यहां पर फिर से हम 1500 तक ही ये लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पर भी हम 1500 तक ही ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। यहां पर हम देख सकते हैं कि इस बार से हमें यह पता चल रहा है कि सितंबर के मंथ में 1500 वॉचेस सोल्ड हुई। अक्टूबर के मंथ में
2000 वॉचेस सोल्ड हुई। तो अक्टूबर के मंथ के लिए यहां पर हम 2000 तक ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही यहां पर भी हम 2000 तक ही लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब ये बार हमें ये दिखा रहा है कि अक्टूबर के मंथ में 2000 वॉचेस सोल्ड हुई। नवंबर के मंथ में 2500 वॉचेस सोल्ड हुई। तो नवंबर के लिए हम 2500 यानी कि यहां तक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही यहां पर भी हम 2500 तक ही लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इन दोनों को देंगे। ये बार हमें ये दिखा रहा है कि नवंबर के मंथ में 2500 वॉचेस सोल्ड हुई। दिसंबर के मंथ में 1500 वॉचेस सोल्ड हुई। तो दिसंबर के लिए हम 1500 तक ये लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पर भी हम 1500 तक ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब हम इस बार ग्राफ को देखकर बहुत आसानी से ये बता सकते हैं कि जुलाई के मंथ में 1000 वॉचेस सोल्ड हुई, अगस्त के मंथ में 1500 वॉचेस सोल्ड हुई, सितंबर के मंथ में 1500 वॉचेस सोल्ड हुई, अक्टूबर के मंथ में 2000 वॉचेस सोल्ड हुई, नवंबर के मंथ में 2500 वॉचेस सोल्ड हुई और दिसंबर के मंथ में 1500 वॉचेस सोल्ड हुई। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बार ग्राफ की हेल्प से डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि डबल बार ग्राफ क्या होता है। जब हम दो तरह का डाटा एक ही ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। जैसे कि इस टेबल में हमें ये डाटा दिया गया है और इसमें हमें ये कहा गया है कि कौन कौन सी क्लासेस में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, और हमें एक ही ग्राफ पर नंबर ऑफ गर्ल्स को भी रिप्रेजेंट करना है और नंबर ऑफ बॉयज को भी रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम डबल बार ग्राफ का यूज करेंगे। ये एक्स एक्सिस होता है स्टूडेंट्स और ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पर हम क्लासेस को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वाई एक्सिस पर हमने वैल्यूज ली हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। यहां पर हमने 5-5 का गैप लिया है और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 40 है। तो हमने वाई एक्सिस पर भी 40 तक ही वैल्यू ली है। 5th क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 30। तो यहां पर हम सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि 30 को यहां पर शो करेंगे। उसके लिए हम ये 30 तक इस लाइन को यहां तक ड्रॉ करेंगे और फिर हम यहां पर भी 30 तक ही इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब 5th क्लास में नंबर ऑफ बॉयज है 20। तो अब हम इसी के साथ नंबर ऑफ बॉयज यानी कि 20 को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहां पर 20 तक ये लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पर इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 30 और नंबर ऑफ बॉयज हैं 20। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि डबल बार ग्राफ डाटा के कंपैरिजन में काम आता है। डबल बार ग्राफ के द्वारा आप डाटा का कंपैरिजन कर सकते हैं। आप अगर चाहें
तो यहाँ पर ये इस तरह से लिख कर भी दिखा सकते हैं 30 और यहाँ पर 20। अब क्योंकि ये 5th क्लास का डाटा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5th। अब ये दोनों ही बार सेम लग रहे हैं तो इनको अलग अलग दिखाने के लिए जो नंबर ऑफ बॉयज वाला बार है इसको हम शेड कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज वाले बार को हमने शेड कर दिया है। अब हम बहुत आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये नंबर ऑफ गर्ल्स वाला बार है और ये नंबर ऑफ बॉयज वाला बार है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो कभी भी पेन का यूज मत करिएगा। ग्राफ हमेशा पेंसिल से ही बनाना है। 6th क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 35, तो यहां पर हम 35 तक ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही यहां पर भी हम 35 तक ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे। यहां पर हम लिखेंगे 35। 6th क्लास में नंबर ऑफ बॉयज हैं 40, तो यहां पर हम 40 तक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को भी हम 40 तक बढ़ाएंगे। अब हम इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। यहां पर हम लिखेंगे 40 और यहां पर हम लिखेंगे 6th, यानी कि 6th क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 35 और 6th क्लास में नंबर ऑफ बॉयज हैं 40 और नंबर ऑफ बॉयज वाले बार को हम शेड कर देंगे। नंबर ऑफ बॉयज वाले बार को हमने शेड कर दिया है। 7th क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 20, तो यहां पर हम 20 तक ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही यहां पर भी हम 20 तक ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इन्हें ज्वाइन कर देंगे। यहां पर हम लिखेंगे 20। 7th क्लास में नंबर ऑफ बॉयज है 25, तो हम यहां पर 25 तक ये लाइन ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने 25 तक ये लाइन ड्रॉ करी है और इस लाइन को भी हम 25 तक बढ़ाएंगे और इन्हें ज्वाइन कर देंगे। यहां पर हम लिखेंगे 25 और यहां पर हम लिखेंगे 7th और नंबर ऑफ बॉयज वाले बार को हम शेड कर देंगे। तो 7th क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 20 और नंबर ऑफ बॉयज हैं 25। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्लास 8 और क्लास 9th के डबल बार ग्राफ हमने बना दिए हैं। 8th क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 25 और 8th क्लास में नंबर ऑफ बॉयज है 35। 9th क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 40 और 9th क्लास में नंबर ऑफ बॉयज है 20। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये भी मेंशन कर दिया है कि जो शेडेड बार है वो नंबर ऑफ बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो नॉन शेडेड बार है यानी कि वो बार जिसे शेड नहीं किया गया वो नंबर ऑफ गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो ये शेडेड बार हैं ये नंबर ऑफ बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ये नॉन शेडेड बार है यानी कि वो बार जिनमें शेड नहीं किया गया ये नंबर ऑफ गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आ गया होगा कि डबल बार ग्राफ क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग डेटा क्या होता है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमें कुछ सब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, हिंदी, हिंदी, इंग्लिश एंड सो ऑन।
अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि इस डाटा में हिंदी कितनी बार आया, तो आपको हिंदी सब्जेक्ट को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा और काउंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो हमारे लिए ये समझना, ये जानना आसान हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी बार आया है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब हम ये कहते हैं कि हम इस डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इसका ये मतलब है कि हम इस डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, टेबुलर फॉर्म में दिखाएंगे। टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है टेबल की फॉर्म में। हम टेबुलर फॉर्म में ये दिखाएंगे कि हिंदी सब्जेक्ट कितनी बार आया, मैथ सब्जेक्ट कितनी बार आया, इंग्लिश सब्जेक्ट कितनी बार आया और साइंस सब्जेक्ट कितनी बार आया। तो टेबुलर फॉर्म में हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। पहले कॉलम की हेडिंग हम देंगे सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट दिए गए हैं। सेकंड कॉलम की हेडिंग हम देंगे टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स क्या होते हैं ये अभी हम आपको बताएंगे। और थर्ड कॉलम की हेडिंग हम देंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई काम कितनी बार हुआ, यानी कि यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट कितनी बार आया ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। मान लीजिए कि हिंदी 9 टाइम्स आया, तो हिंदी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 9। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हिंदी और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हिंदी सब्जेक्ट कितनी बार आया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हिंदी 1 बार यहाँ पर आया, ये 2 बार आया, 3 बार, ये 4 बार आया, 5, 6, 7, यहाँ पर हिंदी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 8, 9, यानी कि हिंदी यहाँ पर 9 टाइम्स आया। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 9, यानी कि हिंदी की फ्रीक्वेंसी है 9। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि टैली मार्क्स भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है और ये भी फ्रीक्वेंसी से ही रिलेटेड होता है। तो हिंदी की फ्रीक्वेंसी है 9। अब इसी फ्रीक्वेंसी 9 को हम यहाँ टैली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो 9 को हम टैली मार्क्स में कैसे दिखाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8, 9। तो टैली मार्क्स में इस तरह से आपको लाइंस बनानी होती है, 1, 2, 3, 4। 4 के बाद 5 के लिए आपको इस तरह से इन 4 लाइंस को काटना होता है। इसका मतलब है 5 और उसके बाद ये 6, 7, 8 एंड 9। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे मैथ्स। और जब आप इस डाटा में मैथ्स को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैथ यहाँ पर 6 टाइम्स आया है, तो मैथ की फ्रीक्वेंसी होगी 6। अब इस 6 को यहाँ पर हम टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। उसके बाद यहाँ पर हम इंग्लिश लिखेंगे और इस डाटा में जब आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि इंग्लिश यहाँ पर 4 टाइम्स आया है, तो फ्रीक्वेंसी में हम लिखेंगे 4। अब इस 4 को हम यहाँ पर टैली मार्क्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे साइंस। साइंस को जब आप इस डाटा में चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर साइंस 7 टाइम्स आया है, तो साइंस की फ्रीक्वेंसी आप लिखेंगे 7। इस फ्रीक्वेंसी 7 को अब हम टैली मार्क्स के थ्रू दिखाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इस तरह से हमने इस डाटा को ऑर्गेनाइज करके दिखा दिया है। अब अगर आपको ये टेबल दिखाई जाए और आपसे पूछा जाए कि इस डाटा में हिंदी कितनी बार आया, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं 9 टाइम्स। मैथ कितनी बार आया, 6 टाइम्स। इंग्लिश कितनी बार आया, 4 टाइम्स। साइंस कितनी बार आया, 7 टाइम्स। तो डाटा को ऑर्गेनाइज करने से हमारे लिए डाटा को पढ़ना, डाटा को समझना आसान हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग डाटा के बारे में, यानी कि डाटा की ग्रुपिंग कैसे की जाती है। इस एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश बाय 60 स्टूडेंट्स। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इंग्लिश का 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ और 60 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया और इन 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं और हमें इस डाटा को ऑर्गेनाइज करके दिखाना है। अभी जो मेथड हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, अगर हम उस मेथड से इस डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें हमें बहुत बड़ी टेबल बनानी पड़ेगी और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा।
क्योंकि उस मेथड में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 11 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, या 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो पिछला मेथड जो हमने आपको बताया था डाटा को ऑर्गेनाइज करने का, उस मेथड से अगर हम इस डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस तरह के बड़े डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम डाटा के ग्रुप बनाते हैं और इन्हीं ग्रुप्स को हम क्लास इंटरवल्स भी कहते हैं। तो इस डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इस तरह से ये टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, यहाँ पर हम लिखेंगे टैली मार्क्स और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हम क्लास इंटरवल्स लिखेंगे। क्लास इंटरवल्स ग्रुप्स को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। अब मान लीजिए कि 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में हैं, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। और मान लीजिए कि 10 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में हैं, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स हैं तो वो जो 10 मार्क्स हैं वो यहाँ पर नहीं आएगा, बल्कि वो यहाँ पर आएगा। कौन से क्लास इंटरवल में? 10 to 20 वाले में। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 0 to 10 में 0 से लेकर 9 तक मार्क्स काउंट होते हैं। 10 to 20 में 10 से लेकर 19 तक मार्क्स काउंट होते हैं। 20 to 30 में 20 से लेकर 29 तक मार्क्स काउंट होते हैं। 30 to 40 में 30 से लेकर 39 तक मार्क्स काउंट होते हैं। 40 to 50 में 40 से लेकर 49 तक मार्क्स काउंट होते हैं। 50 to 60 में 50 से लेकर 59 तक मार्क्स काउंट होते हैं। अब मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट के 9 मार्क्स है तो उसकी एंट्री इस क्लास इंटरवल में होगी। और अगर किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं तो उसकी एंट्री इस क्लास इंटरवल में होगी। और अगर किसी स्टूडेंट के 29 मार्क्स हैं तो उसकी एंट्री इस क्लास इंटरवल में होगी। और अगर किसी स्टूडेंट के 30 मार्क्स है तो उसकी एंट्री इस क्लास इंटरवल में होगी। तो इस क्लास इंटरवल में 0 से लेकर 9 तक मार्क्स आएंगे। अब हम इस डाटा में ये चेक करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से लेकर 9 तक हैं। उन सभी की एंट्री इस क्लास इंटरवल में होगी। तो 0 से लेकर 9 तक इस डाटा में एक तो 5 है, उसके अलावा 7 है। यानी कि यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 5 और 7 है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब हम इस फ्रीक्वेंसी 2 को रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क्स के द्वारा। तो यहाँ पर हम ये 2 लाइंस बनाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी 2 का ये मतलब है कि 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से लेकर 9 तक हैं। इसे लिखते हम 0 to 10 है, लेकिन इसमें 10 इंक्लूड नहीं होता है। अब अगला क्लास इंटरवल है 10 to 20। अब हम ये देखेंगे कि इस डाटा में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेकर 19 तक हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 10 भी इसी क्लास इंटरवल में आएगा, यानी कि 1 नंबर हो गया। इसके अलावा 12 भी इसी क्लास इंटरवल में आएगा, यानी कि 2 नंबर हो गए। 15 भी इसी क्लास इंटरवल में आएगा, यानी कि 3 नंबर हो गए। 18 भी इसी क्लास इंटरवल में आएगा, यानी कि 4 नंबर हो गए। 19 भी इसी क्लास इंटरवल में आएगा, यानी कि 5 नंबर हो गए। 18 भी इसी क्लास इंटरवल में आएगा, यानी कि 6 नंबर हो गए। 16 भी इसी क्लास इंटरवल में आएगा, यानी कि 7 नंबर हो गए। 10 भी इसी क्लास इंटरवल में आएगा, यानी कि 8 नंबर हो गए। 16 भी इसी क्लास इंटरवल में आएगा, यानी कि 9 नंबर हो गए। और 17 भी इसी क्लास इंटरवल में आएगा, यानी कि 10 नंबर हो गए।
तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में हम लिखेंगे 10, यानी कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेकर 19 तक हैं। अब हम इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर टेली मार्क्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 20 to 30, यानी कि हम इस डाटा में ये चेक करेंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 से लेकर 29 तक है। तो इस डाटा में जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 21 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 से लेकर 29 तक है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में आप लिखेंगे 21 और इस फ्रीक्वेंसी 21 को आप टेली मार्क्स के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 30 to 40, यानी कि इस डाटा में हमें ये चेक करना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 30 से लेकर 39 तक हैं। तो इस डाटा में आप चेक कर सकते हैं कि 19 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 30 से लेकर 39 तक हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में आप लिखेंगे 19 और इस 19 को आप टेली मार्क्स में भी रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 40 to 50, यानी कि इस डाटा में हम ये चेक करेंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 से लेकर 49 तक है। और जब आप इस डाटा को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 से लेकर 49 तक है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में आप लिखेंगे 7 और 7 को आप यहाँ पर टेली मार्क्स के द्वारा भी रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 50 to 60, यानी कि इस डाटा में हम ये चेक करेंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 50 से लेकर 59 तक हैं। और जब आप इस डाटा को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक यानी कि 1 स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स 50 से लेकर 59 तक हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स 50 हैं, इसीलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 आई है। क्योंकि ये जो 50 है ये कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, ये 50 to 60 में आएगा। और जब आप इन सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 60। और इस एग्जाम्पल में भी हमसे यही कहा गया था कि टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये टेस्ट दिया है। तो अगर इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके 60 नहीं आता है तो इसका ये मतलब है कि आपने कहीं पर कोई गलती की है। ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, आप वहां से भी इस डाटा को चेक कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने ये सीखा स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास इस तरह का बड़ा डाटा होता है तो हम ग्रुप बनाकर डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हम देखेंगे कि डाटा को हिस्टोग्राम की मदद से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जिस डाटा में हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं उसी डाटा को हम हिस्टोग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिस डाटा में हम क्लास इंटरवल नहीं बना सकते हैं उस डाटा को हम हिस्टोग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इस टेबल में हमें जो डाटा दिया गया है इसमें क्लास इंटरवल्स हैं। इसका ये मतलब है कि इस डाटा को हम हिस्टोग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि क्लास इंटरवल्स को हम एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पर दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने क्लास इंटरवल्स को दिखाया है और वाई एक्सिस पर हमने फ्रीक्वेंसी को दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास इंटरवल्स हमें इस तरीके से दिए गए हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। 0 यहाँ पर होता है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 10, यहाँ पर हम लिखेंगे 20, फिर 30 आएगा, फिर 40, 50 एंड 60। याद रखिएगा स्टूडेंट्स
कि इन सभी क्लास इंटरवल्स में आपको सेम गैप लेना है। वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी को दिखाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम नंबर है 21। यहाँ पर हमने 2 का गैप लिया है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। अब अगर 0 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है तो 1 कहाँ पर होगा? 1, 0 और 2 के मिडल में, यानी कि यहाँ पर होगा। ऐसे ही अगर 4 यहाँ है और 6 यहाँ है तो 5 कहाँ पर होगा? 5, 4 और 6 के मिडल में, यानी कि यहाँ पर होगा। और ऐसे ही 6 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है तो 7 कहाँ पर होगा? 7, 6 और 8 के मिडल में, यानी कि यहाँ पर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 0 से 10 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। तो यहाँ पर 0 से 10 तक हम इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करेंगे 2 पे, और यहाँ पर ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए 0 से 10 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे 2 लिखकर भी दिखा सकते हैं। अब उसके बाद 10 से 20 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। अब देखिए 10 से 20 तक यानी यहां से यहां तक कितनी फ्रीक्वेंसी है? 10। तो यहां पर हम इस लाइन को पहले तो 10 तक आगे बढ़ाएंगे और इस 20 पे आएंगे और इसे भी यहां पर 10 तक ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 10 से 20 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है? 10। यहां पर हम 10 लिख सकते हैं। अब देखिए 20 से 30 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है? 21। और 21 कहां पर आएगा? 21 आएगा 20 और 22 के मिडल में, यानी कि यहां पर। तो इस लाइन को हम 21 तक यानी कि यहां तक बढ़ाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि 20 और 22 के मिडल में यहां पर 21 आएगा। तो हम यहां पर ये 21 तक लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और यहां क्योंकि ये क्लास इंटरवल 20 to 30 है तो इस 30 को भी हम 21 तक ऊपर बढ़ाएंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब 20 से लेकर 30 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है? 21। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 21। 30 से 40 तक फ्रीक्वेंसी है 19। तो 30 से 40 तक हम यहां पर फ्रीक्वेंसी 19 दिखाएंगे। अब देखिए ये 18 है, ये 20 है, तो 19 कहां पर आएगा? 19 आएगा 18 और 20 के मिडल में यहां पर। तो ये यहां पर 19 होगा। तो यहां से हम इस तरह से 19 पे 30 to 40 को ज्वाइन करेंगे और ये जो 40 है इसे भी हम 19 फ्रीक्वेंसी तक ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। अब देखिए 30 to 40 कितनी फ्रीक्वेंसी है? 19। तो यहां पर हम लिखेंगे 19। अब देखिए 40 से 50 फ्रीक्वेंसी है 7। 40 से 50 यहां पर हम 7 फ्रीक्वेंसी शो करेंगे। ये 6 है, ये 8 है, तो 7 कहां पर आएगा? 6 और 8 के मिडल में, यानी कि यहां पर। तो 7 फ्रीक्वेंसी यहां पर आएगी। तो 40 to 50 हम 7 फ्रीक्वेंसी पे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और यहां इस 50 को भी 7 फ्रीक्वेंसी के साथ ज्वाइन कर देंगे ऊपर तक। तो 40 to 50 कितनी फ्रीक्वेंसी है? 7। तो यहां पर हम लिखेंगे 7। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 50 to 60 फ्रीक्वेंसी है 1। अब 1 फ्रीक्वेंसी कहां पर आएगी? ये 0 है, ये 2 है, तो 1 आएगा 0 और 2 के मिडल में, यानी कि यहां पर। तो 50 to 60 हम 1 फ्रीक्वेंसी पे इस तरह से यहां पर ज्वाइन कर देंगे, लिखेंगे 1। तो इस तरह से हमने इस डाटा को हिस्टोग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। और यहां पर आप देख सकते हैं
कि हिस्टोग्राम में भी बार ही बनते हैं, लेकिन ये बार आपस में जुड़े हुए होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल पिछले एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछले एग्जाम्पल में जो क्लास स्टार्ट हो रहे थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, लेकिन इस एग्जाम्पल में जो क्लास इंटरवल्स हैं वो 20 से स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सभी क्लास इंटरवल्स में 5-5 का गैप है। 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 एंड 40 to 45। और पिछले एग्जाम्पल में हमने आपको ये बताया था स्टूडेंट्स कि क्लास इंटरवल्स को हम एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पर दिखाते हैं। अब आप इन क्लास इंटरवल्स को एक्स एक्सिस पर कैसे दिखाएंगे? हो सकता है कि आप इन क्लास इंटरवल्स को एक्स एक्सिस पर इस तरह से दिखाएं, 0, 20, 25, 30, 35, 40, 45, लेकिन ये गलत है। और ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है कि पहला क्लास इंटरवल 0 से लेकर 20 तक है और उसके बाद के सभी क्लास इंटरवल्स में 5-5 का गैप है, जबकि पहले क्लास इंटरवल में तो 20 का गैप हो गया, 20 का गैप हो गया। लेकिन आपको ये याद रखना है कि क्लास इंटरवल्स का गैप सभी जगह पर सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। पहले क्लास इंटरवल में 20 का गैप है और उसके बाद के क्लास इंटरवल्स में 5-5 का गैप है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स 0 से स्टार्ट नहीं होते तो उस केस में क्लास इंटरवल्स को एक्स एक्सिस पर हम कैसे दिखाते हैं ये अब हम आपको समझाएंगे। तो जब भी क्लास इंटरवल्स 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं तो एक्स एक्सिस पर हम सबसे पहले ये जिग जैग लाइन्स बनाते हैं। जिग जैग लाइन्स का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स। तो आप इस तरह से ये जिग जैग लाइन्स बनाएंगे, देखिए ऐसे और यहाँ तक, और यहाँ पर आप लिखेंगे 20 क्योंकि क्लास इंटरवल्स 20 से स्टार्ट हो रहे हैं। 20 के बाद 25, 30, 35, 40 और फिर 45। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल्स में 5-5 का गैप है। 20 to 25 यानी 5 का गैप है, 25 to 30 यानी कि 5 का गैप है। इन सभी क्लास इंटरवल्स में 5 का गैप है और जिग जैग लाइन्स ये शो करती हैं कि क्लास इंटरवल्स में स्टार्टिंग से ही 5-5 का गैप चल रहा है। यानी कि 0 से लेकर 20 तक जो पार्ट था, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, उसे हमने जिग जैग लाइन के द्वारा दिखा दिया है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं तो आपको एक्स एक्सिस पर जिग जैग लाइन्स का यूज करना है। और वाई एक्सिस पर हम क्या दिखाएंगे? फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर है 6, तो फ्रीक्वेंसी में हमने 1-1 का गैप लिया है और 7 तक यहाँ पर फ्रीक्वेंसी शो करी है। अब क्योंकि इस डाटा में क्लास इंटरवल्स हैं तो इस डाटा का हिस्टोग्राम बनेगा, यानी कि इस डाटा को हम हिस्टोग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, 20 to 25 4 फ्रीक्वेंसी है, तो 20 से 25 तक हम 4 फ्रीक्वेंसी शो करेंगे। अब देखिए 20 से 25 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है? 4, तो यहां पर हम लिखेंगे 4। इसके बाद 25 से 30 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है? 5, तो इसे हम 5 तक बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 से 30 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है? 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। 30 से 35 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है? 6, तो 30 से 35 तक हम 6 फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे।
तो 30 से 35 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है? 6। तो यहां पर हम लिखेंगे 6। 35 से 40 तक 3 फ्रीक्वेंसी है, तो 35 से 40 तक हम 3 फ्रीक्वेंसी शो करेंगे। थर्टी 35 से 40 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है? 3। तो यहां पर हम लिखेंगे 3। 40 से 45 तक 2 फ्रीक्वेंसी है, तो 40 से 45 तक हम 2 फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे। फोर्टी से 45 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है? 2। तो यहां पर हम लिखेंगे 2। तो इस तरह से हमने इस डाटा को हिस्टोग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद